हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारी 2 क्लासेज अब कंप्लीट हो चुकी है और क्लास की शुरुआत से पहले हमारा होमवर्क को देखना तो ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें होमवर्क क्या करना है। तो होमवर्क में हमें करना है कि जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाते हैं तो हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होते चले जाता है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो जैसे हमें ये सीरा, धमनी, केशिका, हमारा ब्लड हो गया, इनके वर्क में क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आगे पढ़ने से पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी लास्ट क्लासेज रही हैं ना, उनमें उनके वर्क क्या है या उनके जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनको वापस हमें रिकॉल करना है। कहीं पे भी हमें उनको क्या करना है, लिखना है। उससे क्या हो जाता है, वो हमें याद रहते हैं। तो हमें पहला क्या करना है, पूरे चैप्टर को बिना देखे लिखना है। और सेकंड तो हमारा सेम ही है, जो क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन हो गए जो हमें जहाँ पे भी मिलते हैं, चाहे वो हमारी नोटबुक है, चाहे वो बुक है, या जो भी हम पासबुक वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हैं, उनके सारे क्वेश्चन हमें खुद से करने हैं। हमें वापस वीडियो भी नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में हमें चेक करना है कि हमारे कितना समझ में आ गया। अब हमारी अगली क्लास की शुरुआत से पहले अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लाते रहें। और उसके साथ ही ऐसा होता है कि कई बार हमें डाउट होते हैं और हम उसी टाइम पे उनको क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें लाइव क्लासेस चाहिए, और साथ भी जो आपके लिए सूटेबल टाइम हो ना, वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी अगली क्लास की। तो जैसे हमने परिसंचरण तंत्र कहा, तो उसमें हम जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र के सारे पार्ट्स पढ़ चुके, उनके हम सारे वर्क पढ़ चुके। अब क्या है ना, इसका एक बहुत मेन पॉइंट होता है, जैसे इसका क्वेश्चन तो आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, पर ये हमारे समझ में बहुत कम आता है। वो होता है हमारा रक्त दाब। अब सबसे पहले तो यही कि रक्त दाब होता क्या है। तो क्या होता है, जैसे हमने हमारा हृदय पढ़ा, उसको हमने कहा कि ये पंप हाउस होता है और क्या करता है, ये ब्लड पे प्रेशर डालता है। अब वो ब्लड पे प्रेशर डालेगा तभी तो ब्लड प्रेशर के साथ सारी धमनियों में जाएगा और क्या होगा, हमारे शरीर के अंगों को मिलेगा। अब जैसे हमारा नीले जो होता है वो ही तो सब जगह पहुंचाता है ना ब्लड को, तो हमने ये कहा ये क्या है, हमारा नीले, और ये इसके अंदर क्या है, ब्लड। अब नीले ने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर लगाया। अब इसी प्रेशर के साथ ये कहाँ जाएगा, हमारी महाधमनी में। ये हो गई हमारी महाधमनी। तो अब हमने कहा जो नीले ने प्रेशर लगाया है ना, वो प्रेशर, इतने प्रेशर के साथ जब रक्त इसमें गया तभी तो वो सारे अंगों तक पहुंच पाएगा ना। तो जो नीले ने प्रेशर लगाया है ना, वही प्रेशर कहाँ रहेगा, हमारी महाधमनी में रहेगा, रक्त का। अब जैसे नीले ने रक्त पे प्रेशर लगा दिया, अब उसी प्रेशर के साथ रक्त कहाँ गया, हमारी महाधमनी में। अब इतने प्रेशर के साथ रक्त हमारी महाधमनी में गया तो ये रक्त क्या करता है, हमारी महाधमनी की दीवार पे प्रेशर लगाता है। अब अगर ये दीवार पे प्रेशर लगाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा रक्त दाब। अब ये देखो, रक्त दाब होता है ना, वो भी क्या होता है, 2 तरह का होता है। जैसे हम कहें कि नीले का और आलिंद का हमने पढ़ा था कि ये कभी भी एक साथ संकुचन नहीं करते हैं ना। तो जैसे एक बार हमारे दोनों नीले संकुचित हो चुके हैं और जो हमारा रक्त है वो हमारी महाधमनी में भी जा चुका है और जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी है उसमें भी जा चुका है। अब रक्त इन धमनियों में पहुंच चुका है, उसके बाद में हमारा जो नीले होता है वो किस में आ जाएगा, शिथिलन में आ जाएगा। मतलब एक बार संकुचन करने के बाद शिथिलित तो वो होगा ना। और वो शिथिलित क्यों होगा, क्योंकि कभी भी आलिंद और नीले क्या होते हैं, एक साथ संकुचित नहीं होते, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। तो अब ये जो टाइम है ना इसके शिथिलन का, वो हम किसको देंगे, वो देंगे हम हमारे आलिंद को, ताकि उसमें क्या हो, संकुचन हो। इसका मतलब अगर नीले लगातार संकुचन नहीं कर रहा तो जो दाब इस महाधमनी में है वो इतना ही तो नहीं बना रह सकता ना। जैसे एक बार तो हमने मोटर से बहुत सारा पानी पाइप में डाला और फिर हम क्या करते हैं, मोटर को बंद कर देते हैं और जो हमारे नल से ही पानी जा रहा है पाइप में, वही पानी पाइप में रहेगा। तो दोनों के प्रेशर में तो डिफरेंस रहेगा ना। कि जैसे हमने क्या किया, मोटर से जब प्रेशर डाला तो पाइप पे ज़्यादा प्रेशर लगा
लग रहा है और उसी जगह सिर्फ नल वाला जितना ही प्रेशर अगले केस में लग रहा है, तो वो प्रेशर मोटर वाले से काफ़ी कम होगा ना। तो वही केस क्या होता है हमारे नीले के साथ होता है। तो जब हमारा नीले संकुचित होता है उस टाइम महाधमनी में क्या रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे नीले ने रक्त पे क्या किया, बहुत सारा प्रेशर लगा दिया। फिर जब नीले शिथिलन में आएगा और आलिंद के संकुचन का समय आएगा उस टाइम क्या होगा, जब नीले प्रेशर लगा ही नहीं रहा है तो हमारी महाधमनी में क्या होगा, प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से क्या होता है। और एक ये भी बात है कि जो हम ये रक्त दाब पढ़ रहे हैं ना, वो हमेशा धमनियों में ही मेजर किया जाता है, कभी भी सिराओं में नहीं किया जाता। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जैसे धमनी में क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं अगर हम सिराओं की बात करें तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होते चला जाता है। तो हमारा हृदय कितना प्रेशर डाल रहा है रक्त पे उसका सिराओं में कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता ना। वो तो धमनियों से केशिकाओं में रक्त जाएगा, फिर सिराओं में रक्त जाएगा, तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर हम सिराओं में अगर प्रेशर का मापन करने लगे तो कभी भी हमारा हृदय जो प्रेशर लगा रहा है वो कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए प्रेशर का मापन हमेशा कहाँ होता है, वो होता है हमारी धमनियों में। अब ये तो हो गई समझने वाली बात कि प्रेशर काम किस तरीके से करता है। तो हमने कहा कि जो पहला प्रेशर वाला जब हमारे रक्त पे लगता है वो कब होता है, तो इसका मैं पहला लिख दूंगी, जब नीले में प्रकुंचन या क्या होता है, संकुचन होता है। अब ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि जब नीले में क्या होता है, संकुचन होता है। हम यहाँ छोटा सा डायग्राम भी बना लेंगे, हमें कन्फ्यूजन भी तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो उसमें क्या होगा, अब हमारा नीले जो है ना वो शिथिलन में रहेगा, मतलब अब वो रक्त पे कोई प्रेशर नहीं लगा रहा। तो सेकंड क्या हो जाएगा, जब नीले में शिथिलन होता है। तो हो गए ना रक्तदाब के दो प्रकार, कि एक तो जब हमारे नीले में संकुचन हो रहा है और दूसरा जब हमारा नीले रेस्ट में है और आलिंद के संकुचन के बीच का टाइम, मतलब इस टाइम नीले में कोई संकुचन नहीं हो रहा और कोई ब्लड जो है वो कहाँ नहीं जा रहा, हमारी धमनियों में नहीं जा रहा। तो प्रेशर, जब धमनियों में ब्लड ही नहीं जा रहा है तो प्रेशर तो अपने आप ही डिक्रीज होगा ना। तो ये दो पॉइंट हो गए। अब हम कहें कि ये प्रेशर होता कितना है, तो यहाँ ये होता है कि जब नीले संकुचन करता है ना उस टाइम क्या होता है, जो हमारी धमनियों में प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 mmHg। तो ये क्या हो गया, संकुचन के टाइम का प्रेशर हो गया। मतलब हमारे नीले ने संकुचन किया और ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारी धमनियों में गया, तो उस टाइम प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। अब दूसरे की हम बात करें तो वो होता है हमारे नीले के शिथिलन के टाइम। तो जब हमारा नीले शिथिलित है, संकुचन ही नहीं कर रहा, धमनी में ब्लड ही नहीं जा रहा, और जो ब्लड पहले से वो तो धीरे धीरे अंगों तक जा रहा है ना, तो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कम होते चला जाता है। और ये प्रेशर यहाँ हम कितना मानते हैं, इसको हम मानते हैं 80 mmHg। तो अगर अब हम हमारे रक्त दाब को वैसे जैसे लिखा जाता है ना, इसका मापन जैसे किया जाता है, या हम इसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में जैसे लिखते हैं, वो क्या होगा, वो होगा 120 80 mmHg। ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। अब ये जो 120 है वो तो प्रकुचन के टाइम है, ये शिथिलन के टाइम है, तो ये तो हमने कह दिया कि ये हमारा रक्तदाब हो गया। अब हम कहें कि हमें क्यों रक्तदाब मेजर करना है, हमें क्या ज़रूरत है भाई रक्तदाब मेजर करने की, ऐसे ही तो काम चल ही सकता है रक्तदाब को बिना मेजर किए। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे में रक्तदाब कम है, हमारे में ब्लड वॉल्यूम ही कम है, जिसकी वजह से हमारा रक्तदाब कम है। अब रक्त ही कम है तो रक्तदाब तो कम होगा ही अपने आप ही। जब हमारे शरीर में रक्त ही नहीं है तो वो धमनियों पे प्रेशर कहाँ से लगाएगा। तो अब उस केस में क्या होता है कि जैसे हमने रक्तदाब मेजर ही नहीं किया और हम किसी का ऑपरेशन करने चल दिए।
अब उस टाइम अगर उसके ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, पहले से ही एक तो उसमें ब्लड नहीं है, फिर और ब्लड लॉस हो गया, तो उसकी तो मृत्यु हो सकती है ना। तो इसलिए अब यहीं से हम समझ सकते हैं कि रक्तदाब हमारी डेली लाइफ में कितना ज़रूरी होता है। तो इसलिए रक्तदाब जो है उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि रक्तदाब को मेजर करने का तरीका दिया हुआ है कि इसको कैसे मेजर किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसके टूल्स के बारे में कि जैसे इसमें क्या क्या चाहिए होता है रक्तदाब मेजर करने में, तो इसमें क्या चाहिए होती है, हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला तो जैसे कई लोगों को रक्तदाब की डेफिनेशन ही नहीं लिख पाएंगे, तो मैं पहले वो लिख देती हूँ। रक्तदाब रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया गया प्रेशर है। अब ये तो हमने देख लिया कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके मापन की। इसका मापन जैसे कहाँ से होता है, तो पहले हम टूल्स की बात कर लेते हैं। तो उसमें पहला हमारा हो जाएगा स्पिग्मोमेनोमीटर और दूसरा हमारा हो जाएगा स्टेथोस्कोप। अब इसके बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं इसका वर्क क्या होता है, ये तो हम सबका देखा हुआ होता है भाई, डॉक्टर्स गले में ही रखते हैं। अब हम इसके बारे में अगर जाने कि ये कैसे वर्क करता है, तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो इसकी क्या प्रोसेस होती है कि जैसे हमें किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पिग्मोमेनोमीटर होता है उसमें एक ऐसी पट्टी जैसी संरचना होती है आयताकार, और इसमें क्या होता है जैसे यहाँ से चिपक सकती है, और इसमें एक ऐसा भी संरचना होती है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हवा भर सकते हैं। तो अब हवा भरेंगे तो ये आयताकार है, तो ये जैसे ये आयताकार संरचना है और अगर हम इसमें हवा भरेंगे तो ये ऐसे फैलेगी ना। तो इसका यूज क्या होता है और इसके साथ बाद में क्या जुड़ा हुआ होता है जिससे हम मेजर करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, वो यंत्र जुड़ा होता है। तो अब इसका यूज कैसे होता है, तो पहली चीज़ तो यही होती है कि जैसा कि हमने कहा रक्तदाब हमेशा कहाँ मेजर होता है, हमेशा धमनी में मापा जाता है। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर हम कहें कि ज़्यादातर ये कौन सी धमनी में मापा जाता है, तो जो हमारे हाथ की ब्रेकियल धमनी होती है ना, हाथ की ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है। अब ये तो इसके मेजरमेंट के बारे में 2 पॉइंट हो गए। पहला क्या कि हमेशा धमनी में ही मापा जाता है, और दूसरा क्या, हाथ की ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है। अब हम अगर इसके मापन को देखें तो हम इसको स्टेप्स के साथ पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत सारे पदों में पढ़ते हैं तो उनको याद करना आसान होता है, और अगर हम उसको लगातार पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमें वो चीज़ याद नहीं होती है। तो अब अगर हम इसको भागों में पढ़ने वाले हैं तो मैं पहले से ही यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे हम हमारे पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं, तो अभी मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया उसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारे हाथ के चारों तरफ उसको चिपका देते हैं हम। अब मैंने कहा उसके दोनों तरफ टेप या जो भी वो लगा हुआ होता है चिपकाने के लिए, उससे क्या करते हैं हम उसको टाइटली हमारे हाथ के चारों तरफ चिपका देते हैं। अब दूसरा कार्य क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसमें हवा भरते हैं। और ये हवा भरी क्यों जाती है, ताकि क्या हो, जो हमारी धमनी से ब्लड जा रहा है ना वो रुक जाए। तो पहला हमारा पॉइंट हमने लिखा स्पिग्मो
मैनोमीटर। और ये जो संरचना हम हाथ के चारों तरफ लगा रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, कफ। मैं इसको यहाँ रेड पेन से कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। कफ को भुजा के चारों तरफ लपेटा जाता है और फिर हम क्या करते हैं, इसमें हवा का दाब बढ़ाकर धमनी से रक्त प्रवाह को बाधित करते हैं। अब हम इसको जैसे देखें कि आखिर रक्त प्रवाह बाधित कैसे होता है, तो जैसे हमारे चारों तरफ वो कफ लगा हुआ है, हम लगातार उसमें हवा बढ़ा रहे हैं, तो वो अंदर की तरफ हमारे हाथ पे लगातार प्रेशर बढ़ा रहा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमारी धमनी में जो होता है वो रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। अब हमें ये रक्त प्रवाह बंद ही करना था। अब हम कहें कि आखिर हम कितना दाब लगाएं ताकि हमारा रक्त प्रवाह बंद हो जाए, तो ये दाब जैसे हमने हमारी ऊपरी सीमा कितनी मानी थी, 120 मानी थी ना, तो ये जो दाब यहाँ इस टाइम हम कफ पे लगा रहे हैं वो क्या होता है, 120 से कम 30 mmHg ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे दाब 120 से 30 mmHg तक ज़्यादा होना चाहिए। और ये किसका दाब होना चाहिए ज़्यादा, ये होना चाहिए हमारे कफ का। तो ये तो हमारे फर्स्ट स्टेप के 3 पॉइंट आ चुके। पहला क्या, हमने कफ को जो है हमारे हाथ पे लगाया, फिर दूसरा हमने उसमें हवा का प्रेशर बढ़ाया, और प्रेशर हमें इतना बढ़ाना है कि हमारी धमनी से जो है वो रक्त प्रवाह बंद हो जाए। अब हम बात चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ कि ये तो हमने कर लिया कि हमारा रक्त प्रवाह है बंद कर दिया। अब ये रक्त प्रवाह हम बंद क्यों कर रहे हैं, ये रक्त प्रवाह के आगे की प्रोसेस ऐसे होती है कि जैसे अब हमारा जो रक्त प्रवाह है वो बंद हो चुका है, अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि उसका प्रेशर जो है ना वो धीरे धीरे कम करते हैं। आप कैसे धीरे धीरे कम करते हैं, जैसे हम स्टेप वाइज क्या करते हैं, 5 mmHg 5 mmHg ऐसे कर करके उसका धीरे धीरे प्रेशर कम करते हैं। तो उसमें हम ये प्रेशर कम क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आती है। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये हमारी धमनी जो है वो बिल्कुल पिचक चुकी है, अब इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है ना। अब हम कह रहे हैं इस टाइम प्रेशर मान लो हमने 150 लगा रखा है। अब धीरे धीरे जब हम इस प्रेशर को कम करेंगे ना, तो जैसे धमनी में थोड़ी थोड़ी रक्त निकलने की जगह होती है ना, तो उससे क्या होगा, अब ये रक्त इसके अंदर जाएगा। और अब जैसे ये जगह कम है तो इतनी देर से रक्त बंद भी कर रखा है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो रक्त होता है ना वो ऐसे घुमावदार तरीके से हमारी धमनी में बहता है। अब ये घुमावदार तरीका कैसे होता है, जैसे हमारे मानसूनी जो इलाके होते हैं उसमें जो चक्रवात आते हैं वो हमारे देखे हुए होते हैं, वो इससे से राउंड राउंड होते हैं ना, नीचे से लेके जैसे वो इस तरीके से होते हैं। तो ये तरीके की गति ही हमारी कहाँ होती है, धमनी में होती है। अब हम कहें कि इस गति की भी हमें धमनी में कहाँ ज़रूरत पड़ी, हम क्यों ये गति हमारी धमनी में चाहते हैं, तो क्या होता है कि जैसे अब हमने धीरे धीरे प्रेशर को कम किया, और जब ये प्रेशर हमारे संकुचन दाब के बराबर आता है ना, नीले के संकुचन दाब के, तब क्या होता है हमारी धमनी में जो हमारा ब्लड होता है वो इस प्रकार की घुमावदार गतियाँ करता है। और ये गतियाँ क्या करती है, हमारी धमनी की दीवार को पेनिट्रेट करती है। भाई गोल गोल रक्त घूम रहा है तो धमनी की दीवार तो पेनिट्रेट होगी ना। अब उस समय डॉक्टर क्या करता है, जैसे ये जो हमारी जगह होती है ना जहाँ से हमारा हाथ मुड़ता है, उस जगह पे स्टेथोस्कोप लगाए रखता है। उससे क्या होता है, जब ये घुमावदार गतियाँ होती है और भित्ति पेनिट्रेट होती है, तो उसको स्टेथोस्कोप में क्या होता है, एक साउंड सुनाई देता है। और जब उसे वो साउंड सुनाई देता है तो उस समय जो हमारे उस स्पिग्नोमेनोमीटर में जो दाब जहाँ तक आया है ना, उसको हम क्या मान लेते हैं, जैसे ये उसका मेजरमेंट है, पहले हमने उसको 150 माना था। अब जैसे हमने धीरे धीरे कम किया तो 120 पे क्या हुआ,
हमें आवाज़ें सुनाई दी। तो इसका मतलब जहाँ आके ये रुक गया आवाज़ों के साथ, उस जगह क्या होता है, हम इसको मान लेंगे कि ये क्या होता है, हमारा संकुचन दाब होता है। तो हमारे दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया, धीरे धीरे दाब को कम किया। और दूसरा, स्टेथोस्कोप को हाथ पर रखा। तीसरा हमने क्या किया, आवाज़ सुनाई देने पर उसको संकुचन दाब माना और संकुचन दाब का मान प्राप्त किया। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब हम तीसरे स्टेप की बात करें तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे अब हमें संकुचन दाब तो मिल चुका है कि हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, अब हम क्या करते हैं, लगातार इस प्रेशर को और कम किए जाते हैं। और यहाँ एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं, आवाज़ तब सुनाई देगी जब दाब हमारे संकुचन दाब के बराबर होगा। किसका दाब होगा, कफ का। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम लगातार ही क्या करते हैं, इसको प्रेशर को और डिक्रीज किए जाते हैं, कफ के प्रेशर को। और जब ये लास्ट में हमारे शिथिलन दाब तक पहुंच जाता है ना, नीले शिथिलन दाब तक, उस टाइम क्या होता है, हमें आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो जिस टाइम हमें आवाज़ आनी बंद होगी उस टाइम हम मान लेते हैं कि अब कोई भी प्रेशर, जैसे प्रेशर तो लग रहा है लेकिन अब क्या हो गया, ये हमारा कौन सा दाब आ चुका है, संकुचन दाब आ चुका है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दाब को धीरे धीरे और कम करते हैं, कम करते हैं, आवाज़ आना बंद हो जाए उस समय के दाब को शिथिलन दाब मान लेते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को मैं एक साथ बता देती हूँ कि जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा स्पिग्नोमेनोमीटर है उसके कफ को हमारे भुजा के चारों तरफ लपेटा। उसके बाद में हमने क्या किया, उसमें लगातार हवा का दाब बढ़ाया। और ये दाब हम कितना बढ़ा रहे हैं, जो हमने हमारा मानक प्रेशर माना है उसमें जो संकुचन है उससे कम 30 mmHg ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने कितना बढ़ाया, 120 से लगभग 30 mmHg तक ज़्यादा दाब लगाया। उससे क्या हुआ कि हमारी जो धमनी है उसका क्या हो गया, रक्त प्रवाह बंद हो गया। तो यहाँ मैं लिख दूंगी, धमनी रक्त प्रवाह बंद। अब हम चले हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ कि भाई हमने धमनी को बंद तो कर दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इस दाब को कम करते हैं। अब जैसे एकदम धमनी बंद हो चुकी है और वो धीरे धीरे खुलेगी तो उसका ब्लड जो है वो घुमावदार प्रोसेस में आगे बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारी धमनी की जो भित्ति है ना उसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। और उसी पेनिट्रेशन की आवाज़ें क्या होगी, हमें सुनाई देगी स्टेथोस्कोप में।
अब जैसे मैंने दूसरा लिख दिया, दाब को कम किया और हमने स्टेथोस्कोप को हमारे हाथ पर रखा। फिर क्या किया, हमें आवाज़ सुनाई देती है और जिस टाइम हमें ये आवाज़ सुनाई देना चालू हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा संकुचन दाब, यानी जिस टाइम नीलेश संकुचित होता है उस टाइम का दाब हम इसको मान लेते हैं। तो ये तो हमने संकुचन दाब देख लिया। अब उसके आगे की प्रोसेस क्या होती है कि हम इस दाब को क्या करते हैं और धीरे 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 कम किए जाते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ ये आवाज़ आनी बंद हो जाती है। और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा शिथिलन दाब। तो ये तो हमने पढ़ लिया हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। अब हम इसको मेजर क्यों कर रहे हैं, तो पहला तो जैसे मैंने बता दिया कि ये काफ़ी सिचुएशन में हमारे काम आता है। अगर हम इसे मेजर ना करें तो जैसे बहुत सारी हमारी चीज़ें बिगड़ सकती है इलाज के टाइम में। अब दूसरा हम देखते हैं कि इसके अलावा भी एक कारण होता है जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, वो कौन सा होता है। तो जो हमारा ये ब्लड प्रेशर होता है ना, ये भी कई बार कम ज़्यादा हो जाता है। अब कम ज़्यादा ऐसे नहीं कि किसी एक दिन एक टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर हमने मेजर किया और जो हमारा मानक है उससे कम आ गया और हम लोग डर गए कि हमारा तो ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, कम रहने लग गया है। ये तब हम कहते हैं कि जब हम लगातार हमारा ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं और वो लगातार या तो हमारा जो मानक है उससे ज़्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सही ढंग से हमारी बॉडी में नहीं है। तो इसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है अति तनाव, दूसरा हमारा होता है अल्प तनाव। अब अति तनाव क्या होता है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बार बार मापन करने पर मानक बीपी से ज़्यादा है। ये हमें ऐसे देखना है कि अगर हम लगातार काफ़ी बार ट्राई कर रहे हैं, एक दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, उसमें लगातार ये ज़्यादा आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा नमक वाला या आयंस वाला खा लिया, फिर हमने ब्लड प्रेशर एक दिन देखा और वो ज़्यादा आ गया और हमने मान लिया कि हमारे अति तनाव की बीमारी है। ऐसा नहीं होता। ये कब हम ज़्यादा मानते हैं, जब ये लगातार मेजर करने पर लगातार ज़्यादा आता जाए। अब ये होता कितना है, तो जैसे हमने जो मानक माना था वो 120/80 था, तो ये कितना होता है, जब नीले का जो संकुचन वाला दबाव होता है ना, वो कितना पहुंचा है हमारा 140 mmHg। और जो नीले का शिथिलन वाला है ना, वो कितना हो जाए हमारा 90 mmHg। और ये लगातार यही माना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अति तनाव कहते हैं। अब हम कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमारी धमनियों पे प्रेशर ज़्यादा लगता है और उससे क्या होता है, हमारी धमनियों के फटने के चांसेस भी रहते हैं और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे अंग तंत्र है ना, वो धीरे धीरे उनकी कार्य दक्षता में क्या होती है, कमी आती जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर और हमारी किडनियों पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, धमनियों के फटने का डर, और दूसरा हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आंतरिक रक्तस्राव हो गया। धमनियाँ फटेगी तो आंतरिक रक्तस्राव तो होगा ही ना। अब उसके आगे अगर हम बात करें तो ये हमारे हृदय
मस्तिष्क और हमारे गुर्दों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और क्या होता है, अंगों की कार्यदक्षता में कमी आती है। अब ये तो हमने अति तनाव के बारे में पढ़ लिया कि ये क्या होता है कि जब हमारा बीपी बार बार मापन के बावजूद हमारा जो मानक है उससे ज़्यादा है, और इसको ज़्यादा आने से हम क्यों मेजर कर रहे हैं या क्या फ़र्क पड़ता है बीपी ज़्यादा होने में। तो उसमें क्या होता है, पहला तो होता है हमारी धमनियों अगर फट गई तो क्या होगा, आंतरिक रक्तस्राव होगा। उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी कार्यदक्षता क्या होती है, वो कम होती चली जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव किन पे पड़ता है, हमारे हृदय पर, हमारे मस्तिष्क पर और हमारे गुर्दों पर। अब हम कहें कि इसका कारण क्या होता है, तो इसके क्या होते हैं, कई कारण हो सकते हैं। हमारे कोर्स में तो नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे 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 हमारी एज ज़्यादा होती है ना, पहला तो एज ही लिख देती हूँ मैं, या उम्र, जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है ना, वैसे वैसे हमारी जो धमनियों की दीवार होती है उनका क्या होता है, लचीलापन खत्म हो जाता है। अब आप खुद देखें कि धमनियों की दीवार अगर धीरे धीरे कठोर हो रही है तो वो तो सर्दियों में, जैसा हमने कल पढ़ा था, सर्दियों की पाइप की तरह हो गई ना, अकड़ी हुई। अब उसमें अगर प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, ब्लड प्रेशर उनकी दीवार पे ज़्यादा लग रहा है, तो उनके फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। या फिर हम कहें कि बीपी क्यों बढ़ता है, तो क्या होता है, अगर वो फैल ही नहीं पा रही है, वहीं की वहीं है, तो उनकी दीवार पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना। अगर वो अपनी जगह से फैल गई तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर वो फैल नहीं पाई तो क्या होता है, प्रेशर दीवार पे ज़्यादा लगता है। तो हम यहाँ उम्र वाले में लिख सकते हैं धमनियों की दीवार का कठोर होना। दूसरा हमारा आ जाता है, जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं ना, उसकी वजह से भी यही होता है कि दीवार जो होती है धमनियों की वो कठोर हो जाती है या संकीर्ण हो जाती है। इसमें कठोर नहीं होती है, जो अंदर की कैविटी होती है ना, उसका साइज क्या होता है, कम हो जाता है। तो उस केस में भी क्या होता है कि जो दीवार पे प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर जब हम मापते हैं तो वो ज़्यादा आता है। धमनियों की गुहा का संकीर्ण होना। और तीसरा इसका मेन रीजन जो होता है वो होता है हमारा मोटापा। इनको आप कारणों में लिख सकते हैं। अब मोटापे में तो हमें पता है कि हम लिपिड विपिड बहुत खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, फैट हम बहुत खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो हमारी धमनियों के चारों तरफ क्या होती है, जमा होती चली जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, उन पे प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि अगर वो जमा होगी तो वही बात है, अगर अंदर की कैविटी की साइज ही कम है तो प्रेशर दीवार पे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो तीसरा मोटापा, इसका भी यही हो जाएगा, गुहा की साइज छोटी हो जाती है लिपिड फैट के कारण। ये हमने इसके कारण भी पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा अल्प तनाव क्या होता है। अल्प तनाव को तो लगभग सब लोग महसूस किए हुए रहते हैं, क्योंकि हम इंडियंस व्रत वगैरह बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो अगर हमने एक दिन व्रत रख लिया और हमने खाने में नमक नहीं लिया, पोषक तत्व नहीं लिए, तो उससे क्या होता है, शाम तक तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि हमारी बीपी क्या होगी, लो हो गई। अभी वर्क कैसे करता है तो देखते हैं। ये हमने अगला पॉइंट लिया हमारा अल्प तनाव। इसमें क्या होता है, धमनियों की दीवार पर प्रेशर मानक से कम। अब ये कम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन जिसको हम जैसे मान के चलते हैं तो वो कितना होता है, जो नीले संकुचन दाब है वो कितना होता है हमारा 100 mmHg। और दूसरा हम बात करें नीले शिथिलन दाब,
तो वो कितना हो जाता है हमारा 70 mmHg। ये तो हमने इसके मान देख लिए कि कितने कितने क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे क्या होता है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार पोषक तत्वों की खाने में कमी ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, आयंस भी कम खा रहे हैं, और या फिर हो सकता है हमें ब्लड की कमी है। तो उस टाइम क्या होता है, हमारे हृदय ने तो ब्लड को पंप कर दिया, लेकिन जब ब्लड खुद ही कम है तो वो क्या करता है, प्रेशर भी कम लगाता है। अब वो प्रेशर कम लगाएगा तो ये अपने आप क्या होगा, हमारा जो मानक है उससे कम आएगा। और इसको भी हम ऐसे एक दिन में मेजर करके नहीं मान सकते कि जैसे एक दिन हमने पूरे दिन व्रत रख लिया, शाम को हमने मेजर किया और हम कह रहे हैं कि हमारा तो बीपी कम रहने लग गया। ऐसा नहीं होता। अगर लगातार मेजर करने पर भी बीपी कम आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्प तनाव कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ब्लड खुद ही कम है तो हमें क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स को क्या होती है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलती। अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलती तो क्या होता है, हम लेजी होते हैं, हमें लगातार चक्कर आने की समस्या होती है, और क्या होता है, हमारे अंग जो होते हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अंगों की कार्य दक्षता कम होती है। या फिर हम कह दें चक्कर आना। कई लोगों में सर दर्द भी देखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पाती ना। और आलस। ये तो हो गया कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें बीपी लो रह रही है, तो हमें क्या होता है कि हम उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं, हम क्या करते हैं, वीक फील करते हैं। अब ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन ढंग से, ऐसे हमारे हृदय ने तो पंप की, लेकिन फिर भी अगर ब्लड ही कम है तो ढंग से नहीं मिल पाएगी ना हमारे अंगों को। तो हम क्या रहते हैं, एक आलस में रहते हैं पूरा दिन, और क्या होता है, हमें चक्कर भी आते हैं। जैसे हमने कोई ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी, जैसे जिसमें ज़्यादा वर्क लोड है वो वाला काम कर लिया तो हमें चक्कर भी आ सकते हैं। अब हम कहें कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा कम हो गया और बीपी बहुत ज़्यादा कम होगी तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी डेथ भी हो जाती है। और अगर हमने इसको जैसे मेजर नहीं कर रखा है या हमने इग्नोर किया तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम सोते सोते ही हमारी डेथ हो जाती है। जैसे हमें तो यूँ लग रहा है कि हमारा सर भारी हो रहा है और हमें सोना है, और हमारी बीपी अगर बहुत ज़्यादा लो है तो क्या होता है, हमारे जो बॉडी फंक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और ये घातक भी है हमारे शरीर के लिए। अब इसके कारण माने तो क्या होता है, इसका मेन तो यही होता है कि पोषक पदार्थ क्या कर रहे हैं, हम कम ले रहे हैं हमारे भोजन में, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड भी कम होता है। जैसे 5 लीटर तो सब में होता है ना, उससे अगर ब्लड कम हो तो उसमें भी बीपी कम रहती है। और अगर पोषक पदार्थ में वैसे मैं अलग से भी लिख दूं, आयंस की कमी, तो ये इसके कारण होते हैं हमारे अल्प तनाव के। अब ये तो हमने पूरा देख लिया है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसमें जैसे अगर इसको भी कम ज़्यादा हो तो रोग हो सकते हैं क्या, या इसका मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है और इसको मेजरमेंट किया कैसे जाता है। ये तो रक्त के बारे में सारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसके प्रेशर से लेके वो होता क्या है, हृदय क्या है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब जब हमने हमारी पहली क्लास की शुरुआत की थी तो हमने कहा था परिवहन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला था हमारा रक्त परिवहन तंत्र जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे की बात करें तो वो था हमारा लसिका परिवहन तंत्र, लेकिन इसके बारे में हमारे कोर्स में लसिका परिवहन तंत्र में से सिर्फ किसके बारे में दिया हुआ है, लसिका के बारे में। अब ये लसिका होती क्या है, तो पहले तो हम यही देख लेते हैं कि आखिर ये बनती कैसे होगी। तो जब हमने पढ़ा था शिरा और धमनियाँ, तो हमने कहा था कि जो जैसे हमारी सबसे पतली वाहिका होती है वो क्या होती है, हमारी केशिका, और ये केशिका ही हमारी सेल्स वगैरह के पास में रहती है ना, ये हमने मान ली हमारी सेल्स। अब क्या होता है, हमारी केशिका में जगह जगह पे थोड़े स्पेस होंगे ना, ताकि पदार्थ अंदर बाहर हो सके। तो इनसे क्या होगा, रक्त की कुछ चीज़ें जो है वो इन कोशिकाओं और इन केशिकाओं के बीच में क्या होगा,
आके इकट्ठा हो जाएगी। और ये जो आके इकट्ठा हुई है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लसिका। अब हम अगला देखते हैं कि आखिर इस लसिका में हमारी केशिका से बाहर क्या क्या आता है और क्या नहीं आता। तो जब हमने ब्लड पढ़ा था तो हमने कहा था ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और प्लेटलेट्स होती है। तो जब ये इससे बाहर आ रहे हैं ना, तो उसमें हमारा क्या क्या आएगा, हमारा आएगा प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। मतलब लसिका काय से बनी होती है, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी से। अब हम कहें कि जैसे डब्ल्यूबीसी तो बाहर आ गया, आरबीसी और प्लेटलेट क्यों नहीं आ रहा, तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है ना, उसमें क्या होती है, अमीबीय गतियाँ होती है। अमीबा को तो हमने देखा हुआ है ना कि वो कहीं से भी अपने शरीर को कैसे भी कम या ज़्यादा कर सकता है। तो उससे जैसे कैसी प्रोसेस होती है कि ये हमारी डब्ल्यूबीसी हमने ली, फिर ये बाहर कैसे निकलेगी, जैसे पोर बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसमें क्या होगी, ये इस तरीके से अमीबीय गतियाँ करके बाहर आ जाएगी। लेकिन हमारी आरबीसी के साथ ऐसा नहीं होता है, उसमें अमीबीय गतियाँ नहीं पाई जाती और प्लेटलेट क्या होता है, वो भी बाहर नहीं आ पाता। तो अब हम कहें कि लसिका में क्या नहीं पाया जाता, तो वो होता है आरबीसी व प्लेटलेट लसिका में नहीं पाए जाते। अब हमने यहाँ देखा कि जब ये कोशिकाओं के और केशिकाओं के बीच का भाग है, इसका मतलब जो जैसे हमारी सेल्स जो वेस्ट मटेरियल डाल रही है, CO2 हो गया या नाइट्रोजनी अपशिष्ट हो गया, वो सीधे हमारे केशिका में थोड़ी ना जा रहे हैं, वो पहले कहाँ जा रहे हैं, इस लसिका में जा रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी लसिका होती है उसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो हमेशा हमारे ब्लड से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया। अब उसके बाद में हम बात करें कि जैसे हमने लसिका को मान लिया कि ये हमारी लसिका होगी, इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे प्लाज्मा में काफ़ी तरह के प्रोटीन वगैरह भी होते हैं। अब क्या होता है ना कि सारे प्रोटीन तो एक ही साइज़ के नहीं होते, जैसे जो छोटे प्रोटीन होते हैं उनमें तो अमाइनो एसिड कम होंगे, मतलब उनका साइज़ छोटा होगा तो वो आसानी से इन पोर्स से निकल जाएंगे। लेकिन अगर प्रोटीन का साइज़ बड़ा है तो इन पोर्स से नहीं निकल पाएगा ना। अब हम दूसरी बात करें कि प्रोटीन्स जो घुलनशील होते हैं वो तो अपने जिन पदार्थों में घुले हुए हैं उनको छोड़ के बाहर आएंगे नहीं। वहीं अघुलनशील प्रोटीन क्या होते हैं, वो किसी के साथ अटैच नहीं होते, तो उनके बाहर आने के क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो रक्त से क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन की जो होगी वो कमी होगी। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड से लसिका में प्रोटीन की कमी। और ये कमी क्यों होगी, क्योंकि प्रोटीन तो लार्ज साइज के भी होते हैं और स्मॉल साइज के भी होते हैं। तो जो स्मॉल वाले हैं वो तो इसमें से निकल जाएंगे, लेकिन लार्ज वाले नहीं निकल पाते, तो अपने आप इसमें क्या होती है, प्रोटीन की कमी होती है। और अघुलनशील प्रोटीन इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हमने इसके बारे में एक और पॉइंट पढ़ लिया। अब ये तो हमारी लसिका का जैसे इसमें क्या क्या होता है वो हो गया कि इसमें प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी क्यों होता है, क्योंकि इसमें अमीबीय गतियाँ पाई जाती है, तो अपने साइज को छोटा करके इन छिद्रों में से बाहर निकल जाएगा। अब हम दूसरा कहें कि इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स कभी नहीं पाए जाते हैं। और बाद में हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं हमारे रक्त से ज़्यादा। और उससे आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या होती है, प्रोटीन की एक तो ब्लड से कमी होती है, और जो प्रोटीन होंगे ना उसमें भी अघुलनशील प्रोटीन ज़्यादा होंगे। तो ये तो हो गया कि इसका कंपोजिशन कैसे होता है। अब हम दूसरा कहें कि आखिर ये जैसे यहीं पे रह गया और इसमें लगातार वेस्ट मटेरियल बढ़ रहे हैं, तो फिर तो हमारे शरीर के लिए घातक हो गया ना वो, कि एक तो ये एक ही जगह पे दर रखा पड़ा और उसमें भी वेस्ट मटेरियल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो इसके लिए क्या होना होगा, इसको वापस हमारे रक्त में मिलना होगा ताकि ये वेस्ट मटेरियल जो है उनको हम हटा सकें। अब जैसे अगर हम उसको लिखने की लैंग्वेज में लिखेंगे ना, कि जैसे हम नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें अगर हम लगातार लाइनों में लिखेंगे तो क्या होगा, हमें इसका जो पथ होता है वो याद नहीं होता है। और अगर हम उसकी जगह क्या करेंगे, इसको एक जैसे पथ की तरह ही बनाएंगे ना डायग्राम में, तो हमें ये आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला तो हम यही ले लेते हैं, जैसे एक पॉइंट में बताना भूल गई कि लसिका में आरबीसी नहीं है। अब हम सबको पता है कि आरबीसी जो होती है वो हमारे ब्लड को कैसा बनाती है, रेड दिखने में। अगर आरबीसी नहीं है तो लसिका क्या होगा, कलरलेस होगा। कोई रंग नहीं होता लसिका का। अब उसके बाद में हम इसके पथ की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये है हमारा हृदय, और इससे कौन निकली, हमारी धमनी। में धमनी को इस तरफ मान रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए है। अब हमारी ये तो महाधमनी है, महाधमनी आगे किस में डिवाइड हुई, हमारी धमनी में, और लास्ट में क्या आ गई, हमारी केशिका। ये हमारी केशिका हो गई। अब इस केशिका से क्या हुआ, फ्लूइड बाहर निकला और उसको हमने क्या कह दिया, लसिका। अब क्या होता है कि जब ये हमारी जो लसिका होती है ना, जैसे मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ लसिका, क्योंकि ये केशिका से बाहर निकला हुआ है, इसका आगे का पथ क्या होता है कि वापस इसी केशिका में जाने की बजाय क्या होती है, लसिका का अलग से पथ होता है। हालांकि ये परिसंचरण तंत्र हमें इतना डेवलप नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका पथ जो होता है इसमें मिला हुआ होके भी थोड़ा सा अलग होता है। तो अब आगे ये लसिका कहाँ जाएगी, हमारी लसिका केशिका में, और ये लसिका केशिका जो होती है वो आगे जाके मिल जाएगी हमारी जो बड़ी लसिका वाहिनियाँ होती है ना, उनमें। अब हम इन लसिका वाहिनियों की बात करें तो ये जाके मिल जाती है हमारी शिराओं में। अब हमारे कोर्स में तो सिर्फ शिरा ही दिया हुआ है। अब मैं बता देती हूँ कि ये कौन सी शिराओं में जाके मिलती है। जो हमारे हाथों की शिराएँ होती है ना, उनमें जाके ये मिल जाती है, और उनको हम क्या कहते हैं, सबक्लेवियन, सबक्लेवियन वेन में। अब ये शिराओं के आगे का तो हमें पता ही है, ये कहाँ जाएगी, हमारी महाशिरा में, और वहाँ से ये चला जाएगा वापस हृदय में। तो अगर हम इसको इस पाथ के रूप में याद रखते हैं ना, तो हमें जैसे रटना नहीं पड़ता। एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो यही प्रोसेस लिखी हुई है, लेकिन उसको लिखा हुआ है इसलिए वो हमें याद नहीं रहती, और हम इसको डायग्राम के रूप में देखते हैं तो क्या होता है, ये हमें याद हो जाती है। अब हमने इसका एक काम तो ये देख लिया कि भाई जो हमारे सेल्स होती हैं उनके मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो किस में आ जाते हैं, हमारे लसिका में आ जाते हैं। और अगर हम इसका दूसरा कार्य देखना चाहें तो वो क्या होता है, तो पहला तो मैं लिख देती हूँ, मेटाबॉलिज्म वेस्ट मटेरियल लसिका में आ जाते हैं। यानी इसमें वेस्ट मटेरियल और जो CO2 होते हैं ना, वो हमारे ब्लड से हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो क्या होता है कि जैसे हमारे जो शरीर में शुद्रांत्र से हम क्या करते हैं, जो पोषक पदार्थ अलग करते हैं ना, उनमें बाकी तो क्या होते हैं, हमारे ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी फैट होती है ना, वो कभी हमारे ब्लड में नहीं जाती। वो पहले किस में आती है, हमारे लसिका में, और उसके बाद में क्या, वो कहाँ जाती है, वापस हमारे ब्लड में। तो पहले हम लिखेंगे शुद्रांत्र से फैट का एब्जॉर्प्शन
ब्लड में ना होकर लसिका में होता है। तो अब हम लसिका में हमने क्या देखा कि जैसे हमने लसिका बनी कहाँ से होती है या कैसे बनती है उसके बारे में देखा। हमारी केशिकाओं से अलग होती है और हमारे ब्लड से जो इसका कंपोजिशन वो कैसे अलग होता है कि इसमें एक तो आरबीसी नहीं होती, इसमें प्लेटलेट नहीं होती, और उसके अलावा क्या होता है इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो भी कम होते हैं और इसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये तो हो गई हमारी लसिका। अब लसिका के लिए क्या होता है, थोड़ा सा परिवहन हमारे ब्लड से अलग होता है। जैसे ये केशिका से अलग हुई और ये बाहर रखा हुआ कोई द्रव्य है, फिर ये वापस उसी केशिका में ना जाके एक अलग से लसिका की जो केशिका होती है उसमें जाती है और फिर वो आगे जाके बड़ी वाहिनियां बना लेती है और लास्ट में क्या होता है ये हमारी शिराओं में जाके मिल जाती है और वापस किसको पहुंच जाती है, हमारे हृदय को। मतलब लसिका को लास्ट में जाके मिलना तो हमारे हृदय में ही है। इसके लिए अलग से लसिका, हृदय या ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। ये जो है हमारा द्वितीय परिसंचरण तंत्र भी कहलाता है। अब द्वितीय परिसंचरण तंत्र कहलाने का रीजन क्या होता है कि इसको लास्ट में जाके जो हमारा मेन परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ना उसमें जाके मिलना होता है। अब इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करता है कि जैसे अब ये हमारी केशिका हमने मान ली और ये हमारी सेल मान ली, तो इनके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होगा कैसे, तो उसमें इंटरमीडिएट की तरह कौन कार्य करता है, अंतराकाशी अवकाश में इंटरमीडिएट की तरह कौन कार्य करता है, वो करता है हमारा लसिका। मतलब पहले ऑक्सीजन आई, लसिका में आई, फिर सेल में गई। उसी तरीके से CO2 बाहर निकली तो पहले हमारी लसिका में आई, उसके बाद में कहाँ गई, हमारे ब्लड में गई। इसके अलावा हम इसके कार्य का बात करें तो क्या होता है, जैसे हमारे बाकी के पोषक तत्व होते हैं वो तो हमारे रक्त में जाते हैं, लेकिन जो हमारी फैट होती है वो क्या होती है, रक्त में नहीं जाती, वो पहले लसिका में जाती है। तो इसलिए इसका एक और कार्य क्या होता है कि ये फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। अब इसी के साथ क्या होता है कि जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है ना मानव का, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे इसके साथ में प्लांट्स में भी दिया हुआ है परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।